हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की सेकंड क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को। नाउ ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये हमारी फाउंडेशन बनाते हैं आगे की मैकेनिज्म्स को या आगे की जो इसके टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की सेकंड क्लास। अब मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो ब्रीदिंग है वो हमारी बेसिकली इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होती है। इंस्पिरेशन मतलब बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को हमें लंग्स तक लेके आने को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं, और जब लंग की एयर एटमॉस्फेयर में जाती है इसको हम लोग एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो होती है या एक्सपिरेशन जो होती है वो बेसिकली हमारे लंग्स और हमारा जो एटमॉस्फेयर है बाहर का, बॉडी से बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट जब क्रिएट होता है तब ये चीज़ होती है। अब प्रेशर ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है और लंग्स का प्रेशर कम होता है, तो हमारी जो एयर है वो एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ जाएगी, बिकॉज प्रेशर बाहर ज़्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एयर मूव करेगी। और जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस केस में एयर मूव करेगी लंग से लेके एनवायरनमेंट की तरफ यानी बाहर। तो इस तरीके से हमारा ये जो प्रेशर ग्रेडियंट यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ये डिटरमाइन करता है कि एक्सपिरेशन होगा या इंस्पिरेशन होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गई? गुड। अब यहाँ पर जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या होता है? सबसे पहले तो मस्कुलर एक्टिविटी होती है। अब मस्कुलर एक्टिविटी मसल्स की एक्टिविटी होती है, राइट? उसमें क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स करती हैं। और ये मस्कुलर एक्टिविटी मेनली यहाँ पर डायाफ्राम की होती है और हमारी इंटरकोस्टल मसल्स की होती है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो डायाफ्राम आप जानते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मस्कुलर, एक तरीके का ये सेपरेट करने का एक ऑर्गन है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को अलग अलग करता है। ये बीच की एक बाउंड्री है। और ये मसल्स जो है, ये डायफ्राम जो बहुत ही मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन से और रिलैक्सेशन से काफ़ी हद तक हमारी जो ये थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर का वॉल्यूम चेंज होता है। इसके अलावा और भी मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा है चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है इसके अंदर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी एयर ज़्यादा लंग्स के अंदर है या लंग्स से बाहर चली गई है, तो वो इसकी कैविटी जो है उसकी वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आते हैं। देन थर्ड है पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोनरी प्रेशर का मतलब है जो हमारी लंग्स के अंदर प्रेशर होता है उसके अंदर चेंज होता है। ओके, वो प्रेशर भी कम और ज़्यादा होता रहता है, तो उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं इन दोनों की वजह से, राइट? और फिर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। तो एयर फ्लो का चेंज, जब इंस्पिरेशन होगा तो एयर फ्लो अंदर की साइड होगा, जब एक्सपिरेशन होगा तो एयर फ्लो बाहर की साइड होगा, तो ये भी चेंज है, तो ये भी चेंज आता है। और फिर आता है जो हमारे लंग्स हैं उनका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो लंग्स हैं इनका वॉल्यूम भी चेंज होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका वॉल्यूम कम हो जाता है, जब ये एक्सपेंड करते हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये सब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं वो हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं जो हमारा डायफ्राम है और जो हमारी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये वो मसल्स होती हैं जो कि हमारे रिब्स के बीच में होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी रिब है, रिब केज है, और यहाँ पर दो रिब्स के बीच में जो ये मसल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल जो सबसे अंदर होती है, उसके बाद इंटरनल्स होती हैं जिनको हम इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, और जो बाहर होती हैं सबसे बाहर उनको हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरकोस्टल मसल्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो डायफ्राम और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो एटमॉस्फेरिक ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है
उसके अंदर लंग्स के अंदर जो हमारा जो ग्रेडियंट बनता है, वो ग्रेडियंट एयर फ्लो का जो बनेगा वो बनता है ये एक्टिविटी की वजह से डायफ्राम और एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। ओके, नाउ अब जो हमारी एबिलिटी होती है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की, वो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हमको उसको बढ़ाना है तो हम जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, यानी वो मसल्स जो हमारे पेट वाले एरिया में होती हैं, उनको हम लोग एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं या एब्स बोलते हैं सिंपली, उसको भी अगर हम यूज़ करते हैं तो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को। ओके, तो जब आप देखिए, जब जैसे बहुत सारे लोग जो योग करते हैं तो वो क्या करते हैं, डीप इंस्पिरेशन करते हैं, और डीप इंस्पिरेशन में वो सिर्फ अपनी इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम का ही यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने के लिए वो एब्डोमेन का यानी अपने पेट की मसल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उससे भी उन एडिशनल मसल्स को भी यूज़ करके हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। जब हमको निकालनी होती है एयर, तब भी हम इन्हीं एब्डोमिनल मसल्स का एडिशनल यूज़ करके हम और ज़्यादा डीप एक्सपिरेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो योगा का पार्ट हो जाती हैं, लेकिन योगा एक अलग चीज़ है, और यहाँ पर हम जो मैकेनिज़्म पढ़ रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है, लेकिन हम उसको साइंटिफिक वे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, वो हम एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ करके उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इज़ दिस क्लियर? नाउ अगर हम बात करें एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीदिंग रेट की, तो आप गैस कर सकते हैं कितना होता है? ओके, ये होता है 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट, राइट। तो एक जो एवरेज हेल्दी एडल्ट है, उसका जो ब्रीदिंग रेट होता है, यानी कि वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होती है, वो टोटल 12 टू 16 टाइम्स होती है पर मिनट, एक मिनट के अंदर। नाउ अब हम देखते हैं कि इंस्पिरेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग इन्हेलेशन भी बोलते हैं, राइट। तो ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये वाला जो ये पार्ट है डायफ्राम, ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। ओके, तो अभी अगर आप देखेंगे, ये एक तरीके से इसकी जो शेप है वो अम्ब्रेला शेप है, राइट। थोड़ा सा जैसे अम्ब्रेला खुला हुआ होता है, उस तरीके की इसकी शेप है। लेकिन जब ये नीचे जाएगा तब क्या होगा कि ये जो शेप है ये इसका, ये लगभग फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे फ्लैट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। रिमेंबर, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये मसल्स कहाँ होती हैं, ये रिब्स के बीच में होती हैं। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसल्स दिखाई गई हैं हल्की सी, ये वाली जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फिर क्या होगा, ये जो रिब केज है, ये पूरा का पूरा जो रिब केज है, ये मूव करेगा अपवर्ड, यानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, और आउटवर्ड यानी थोड़ा सा बाहर की साइड आएगा। तो रिब केज क्या क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। यहाँ पर रिब केज थोड़ा सा ऊपर की साइड और थोड़ा सा बाहर की साइड आता है। तो आप देखिए कि जब आप इनहेल करते हैं और अगर आप अपने हाथ को अपने यहाँ चेस्ट पे लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आपका हाथ है वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया, क्योंकि रिब केज ने उसको पुश किया। उसके बाद ये जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है, डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा, राइट। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन ये दिखा रही है कि ये जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर ये कैविटी का जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया है। ओके, अब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ये जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, एयर कम है। अब एयर अगर ज़्यादा है, वॉल्यूम कम होता है, तो और एयर उतनी है, तो क्या होगा कि प्रेशर है। लेकिन अगर हम उतनी एयर में वॉल्यूम बढ़ा दें तो अब एयर कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया। और इस प्रेशर कम होने से क्या है कि जो एयर है वो बाहर से, बिकॉज बाहर जो है एनवायरनमेंट में क्या है, एयर प्रेशर ज़्यादा है, और लंग्स के अंदर ये एयर प्रेशर कम हो गया। तो अब क्या है, एयर ऑटोमेटिकली, यानी कि डिफ्यूजन सिंपल हो रहा है, यहाँ पर डिफ्यूजन भी नहीं, वो बेसिकली मूवमेंट हो रहा है एयर का, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो हायर प्रेशर है एनवायरनमेंट का, लोअर प्रेशर है लंग्स का, वहाँ वो बाहर एनवायरनमेंट से ये लंग्स के अंदर हवा आपकी चली जाती है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जा रही है। और इस जब एयर अंदर चली गई लंग्स के अंदर, तो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं, वो थोड़ा सा
बढ़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपके लंग्स एक्सपेंड होते हैं, आपका जो एयर है वो बाहर से अंदर आ रही है, आपका जो रिब केज है वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा है, और जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की। एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, ये है एक्सेलेशन, यानी यहाँ पर एयर जो है वो लंग से बाहर मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो डायफ्राम है वो रिलैक्स कर जाता है और अपनी नेचुरल पोजीशन यानी ऊपर की साइड चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायफ्राम है, ये रिलैक्स हो गया, ऊपर चला गया, और ये डोम शेप्ड या अम्ब्रेला शेप्ड ये अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गया। उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो गई, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी वो रिलैक्स हो जाती हैं। रिब केज है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करता है, तो वो अपोजिट है। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था, वो अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्सपिरेशन के केस में जो रिब केज है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर रहा है। उसके अलावा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, राइट। अब जब ये डिक्रीज हुआ तो इससे क्या हुआ, जो लंग्स का या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ गया। ओके, क्योंकि एयर है, अब उतनी एयर है, लेकिन अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब ये प्रेशर बढ़ गया तो अब क्या है, एज या विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, यहाँ प्रेशर बढ़ा हुआ है, एनवायरमेंटल प्रेशर थोड़ा कम है, तो एयर जो है हमारी लंग से निकल के बाहर चली जाएगी, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो लंग से एक्सटर्नल होगा, और लंग्स हमारे दोबारा से श्रिंक या रिकॉयल हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर एयर कम हो जाएगी। ओके, बिल्कुल जो मिनिमम वॉल्यूम है वही बचेगा। तो ये है हमारा मैकेनिज्म एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन का। ओके, क्लियर हो गई ये बात। दोनों का डिफरेंस आप याद रखना है आपको, साथ में आपको ये भी देखना है कि किस मैकेनिज्म में यानी ब्रीदिंग के किस पार्ट में, इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में कौन सी मसल्स किस तरीके से मूव कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। ओके, ये आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, बट आपको याद रखने वाली चीज़ है, तो आपको कुछ याद ही रखनी है इसमें। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में एक होता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम लोग टीवी बोलते हैं, नॉट टेलीविजन बट टाइडल वॉल्यूम। अब ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, हम कोई एडिशनल मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई फोर्सफुल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन नहीं कर रहे, जो हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है हम उसी ब्रीदिंग रेट से जब हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर को या एक्सपायर कर रहे हैं, उस केस में जो भी वॉल्यूम होता है एयर का, जब वो अंदर जाता है या बाहर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और वो होता है लगभग 500 ml या हाफ लीटर 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में लगभग हम आधा लीटर हवा को अंदर या बाहर करते हैं, और इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गई या टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट का ये वो वॉल्यूम है। नाउ नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी IRV। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला जो वॉल्यूम है ये आपका टाइडल वॉल्यूम है। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, राइट, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ये वाला वॉल्यूम था आपका टाइडल वॉल्यूम, ये लगभग आप देखेंगे ये 500 के आसपास है। अब हम बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, IRV की, और ये है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये है हमारा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। यानी वो एयर, एक तो हमने नॉर्मली ब्रीद इन कर लिया या ब्रीद आउट कर लिया, लेकिन यहाँ पर जब हम ब्रीद इन करते हैं नॉर्मली और उसके बाद उसके ऊपर हम जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी और ज़्यादा एयर को अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। और इसका जो एवरेज होता है ये लगभग 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर होता है। इसका मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर तक की एयर को हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। फिर आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। अब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा ये वाला वॉल्यूम है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या होता है,
ये होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी ये आईआरवी का अपोजिट होता है। इसमें जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं एयर को, यानी एक्सहेल करते हैं एयर को, उसके बाद हम कितना फोर्सिबली एक्सहेल कर सकते हैं और एडिशनल एयर, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है लगभग 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर से 1.1 लीटर या 1100 मिलीलीटर्स। ओके, तो ये वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ आपको याद रखना है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, आईआरवी कितना होता है, ईआरवी कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जिसकी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये है एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अब क्या हुआ, जब आपने सारी की सारी एयर फोर्सिबली निकाल ली तो ऐसा तो नहीं है कि आपके लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, राइट। फिर भी कुछ एयर वहाँ पर लंग्स के अंदर बच जाती है, और वो जो बची हुई एयर होती है वो आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। तो वो वाला जो वॉल्यूम है, यानी आपने जितना आपने फोर्स लगाना था लगा लिया, जितनी एयर आप निकाल सकते लंग्स से आपने निकाल दी, और उसके बाद भी अगर आपके लंग्स में जो एयर बची हुई है जिसकी वजह से आपके लंग्स भी बचे हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम होता है हमारा 1100 से 1200 मिलीलीटर्स। सो ऑलमोस्ट लगभग 1.1 से 1.2 लीटर्स का ये वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये है आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज़ के बारे में। तो कैपेसिटीज़ ये है, इसमें आती है सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। ये है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। इसका मतलब ये है कि आपने, एक आदमी ने नॉर्मली एक्सपायर किया, एक्सहेल किया, ओके, उसके बाद वो कितना एयर ले सकता है अंदर, अंदर पूरा उसकी कैपेसिटी कितनी है अंदर एयर को लेने की नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और वो कितना होता है, वो होता है हमारा, अगर हम टाइडल वॉल्यूम को और आईआरवी यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दें तो जो वॉल्यूम बनता है वो हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ओके, सो हम इस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये होती है लगभग 3500 ml या 3.5 लीटर्स। ओके, समझ में आ गया ये। फिर हम आते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पर यानी ईसी पर। यहाँ पर है हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। इसका मतलब आपने नॉर्मली इंस्पायर किया, एयर को इनहेल कर लिया, उसके बाद आप नॉर्मल एक्सहेल तो कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ और ज़्यादा फोर्सफुली जितना आप एक्सहेल कर सकते हो, वो जो कैपेसिटी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और ये है हमारा टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का सम। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो जो कैपेसिटी आएगी वो हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये होती है हमारी 500 से 1000, 500 प्लस 1000 ml यानी 1.5 लीटर्स या 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है लगभग। ओके, तो ये है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, राइट। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी के बाद हम बात करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की या एफआरसी की। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसका मतलब है आपने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, राइट, और उस एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग के अंदर जो भी वॉल्यूम रह गया एयर का, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और ये होती है ई आर वी प्लस आर वी, राइट। तो यहाँ पर हमारा ई आर वी क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आर वी क्या है, आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1000 होता है, और रिजर्व वॉल्यूम या सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा 1100 ml होता है। तो 1000 प्लस 1100 लगभग 2100 ml या 2.1 लीटर्स का हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। रिमेंबर दिस। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है, ये होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जितना हो सकता है एयर को बाहर निकाल दिया अपने लंग से फोर्स्ड एक्सपिरेशन करके। फिर आप कितनी एयर अंदर ले सकते हो किसी भी तरीके से फोर्सफुली, वो जो कैपेसिटी होती है उसको आप वाइटल कैपेसिटी बोलते हो, और ये होती है हमारी
ERV TV प्लस IRV, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल जो सॉरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, अगर हम तीनों को ऐड अप कर दें यानी 1500 और 3000 ml, तो ये बनता है 4500 ml या 4.5 लीटर्स। तो वो है हमारे लंग की वाइटल कैपेसिटी एवरेज। ओके, तो ये हम बात कर रहे हैं एक एवरेज कैपेसिटी जो कि एडल्ट की होती है। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही होती है, छोटे बच्चों में या जो एडल्ट्स होते हैं अलग अलग, अगर उनको कोई डिजीज़ है तो वो कैपेसिटी चेंज होती रहती है, बट ये एक एवरेज है। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। वो क्या होता है? टोटल लंग कैपेसिटी होता है जहाँ पर टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम जितनी भी एयर की है जो लंग्स के अंदर हो सकती है अगर हम फोर्स्ड इंस्पिरेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये क्या होती है? ये होता है आपका रेजिडल वॉल्यूम पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर हम इसको वीसी और आरवी को भी बोल सकते हैं। वीसी है हमारा वाइटल कैपेसिटी और आरवी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये बनता है लगभग 5800 से 6000 मिलीलीटर या 5.8 से 6 लीटर। तो यूजुअली अगर हम देखें हमारी टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है एक एडल्ट की, एक नॉर्मल एडल्ट की, वो होती है लगभग 6 लीटर की, यानी 6 लीटर वॉल्यूम एयर का अंदर वो ले सकता है फोर्सफुली। तो ये थी आपकी टोटल रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़, एंड आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड